नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। उत्तरकाशी के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर्यटन तीर्थाटन शीतकालीन महोत्सव में करेंगे प्रतिभाग। रजत उत्सव एवं शीतकालीन चारधाम कार्यक्रम में होंगे शामिल। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा का शंखनाद। सरकार प्रबंधन समिति ने पूरी की सभी तैयारियां। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद कार्यों में आई तेजी। प्रदेश की आर्थिकी को नई रफ्तार। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दी तहरीर। एआई वीडियो से छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया। सांसद अनिल बलूनी का रामनगर में भव्य स्वागत। वनग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया तेज। बुनियादी सुविधाओं से अब वंचित नहीं रहेंगे ग्रामीण। जापान की फुजी फिल्म का सीएसआर सहयोग। कार्बेट टाइगर रिजर्व को मिली अत्याधुनिक जांच मशीनें। अब वन्य की जांच के लिए नहीं जाना होगा बाहर। खटीमा में बांग्लादेशी अत्याचार के खिलाफ फूटा गुस्सा। हिंदू परिषद और बजरंग दल ने फूका प्रतीकात्मक पुतला। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर उठाई आवाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खटीमा से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर तुषार मर्डर केस से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। घटना के 12 दिनों के बाद रोडवेज क्षेत्र में भंडारे का आयोजन। तुषार की 13वीं स्मृति में समाज ने किया आयोजन। परिजनों की सहमति से समाज के द्वारा कार्यक्रम आयोजित। आयोजन स्थल पर स्थानीय पुलिस बल तैनात। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा इंतजाम। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तुषार की 13वीं स्मृति में समाज ने किया आयोजन। और अब सीधा आपको उत्तरकाशी लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे में क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उस सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं और केदारकांठा महोत्सव जैसे कार्यक्रम इन परंपराओं को आधुनिक पर्यटन से जोड़ने के लिए एक सेतु के रूप में योगदान देते हैं। भाइयों बहनों, शीतकालीन पर्यटन यह हमारे सीमांत गांव के लिए एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वही गांव है जो लंबे समय से ये पलायन की पीड़ा झेलते रहे। जब पलायन की बात करते हैं लोग मुझसे, अभी हमने 2-3 दिन पहले देहरादून में पलायन रोकथाम निवारण जो आयोग है उसके साथ 6 माह में एक बैठक करता हूं, तो मैंने उनको कहा कि आप पलायन को क्या कहते हैं। पलायन कोई भी व्यक्ति खुश होकर नहीं करता है। जब भी उसको पलायन करना पड़ता है तो बहुत मजबूरी में करता है। और ऐसे हमारे इन सीमांत क्षेत्रों ने भी लंबे समय तक इस पलायन की पीड़ा को झेला है। आज जब हमारी इस शीतकालीन यात्रा को नई पहचान मिल रही है तो ये गांव हमारे फिर से आबाद हो रहे हैं, फिर से वहां पर खुशहाली आ रही है, फिर से वहां लोगों का काम धाम बढ़ रहा है, कारोबार बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, रोजगार स्वरोजगार के साधन बढ़ रहे हैं। आज युवा वर्ग पर्यटन है, ट्रैकिंग गाइड, होम स्टे, होटल, टैक्सी, स्थानीय उत्पाद, इनके माध्यम से आज आत्मनिर्भर बन रही है। और मैं अपनी बहनों की बात करूं तो सच में मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर जाने के बाद एक बात मेरे मन में पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को आने का काम उसमें
अगर दूध का काम कोई करने वाली है तो हमारी मातृशक्ति करने वाली है। उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं वो इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी उनकी पैकेजिंग है, इतनी अच्छी उनकी क्वालिटी है कि आज बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी उनके सामने नजर आती है या उनको वो फेल कर देती है। सीमित संसाधनों में भी इतना शानदार काम हमारी बहनों के द्वारा हो रहा है। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को, सबको ये विश्वास दिलाएं कि वो उत्तराखंड में रहकर भी सम्मानजनक जीवन, रोजगार और उज्जवल भविष्य उनका संभव है। और मेरा मानना है कि जो इस शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हुई है, ये इस विश्वास की नींव है। ये विश्वास की नींव रखने का काम शीतकालीन पर्यटन के माध्यम से हो रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। आज राज्य में शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, सभी प्रमुख क्षेत्रों में आज अनेक निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। और हमारी सरकार प्रदेश के विकास के साथ साथ देवभूमि की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को भी संरक्षित और संवर्धित करने के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रही है। आज केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में करोड़ों रुपए की लागत से मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। बहुत सारे काम चल रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन पर काम चल रहा है और जिसके पूरा होने पर एक बड़ी कनेक्टिविटी पहाड़ी क्षेत्रों को होने वाली है। इसी क्रम में उत्तरकाशी जिले में भी आज करोड़ों करोड़ों रुपए की लागत से अनेक विकास के कार्य प्रगति पर हैं। जहां एक और जनपद उत्तरकाशी के साकरी में अभी पार्किंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है, वहीं सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर इसको मजबूत किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि दुर्गेश्वर लाल जी के पास और होता तो ये काफी विस्तार से बोलते यहाँ पर। इतना ही नहीं, 189 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बिजलोत विद्युत ग्रह मनेरी भाली के प्रथम चरण की रिंग मेन यूनिट से उत्तरकाशी में आज विद्युत निष्पादन के कार्य में भी बहुत सुधार आया है। साथ ही क्षेत्र में बन रही 354 करोड़ रुपए की लागत से अधिक की सड़क परियोजनाएं इस सीमा क्षेत्र में आज लोगों के लिए आवागमन, कनेक्टिविटी के लिए बहुत बढ़ावा देने का काम करेंगी। वहीं पुरोला में जो हमने उप चिकित्सालय का संचालन प्रारंभ किया है, वो क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत मजबूत करेगा, लोगों को बहुत आसानी देगा। विकास कार्यों की ये लिस्ट काफी लंबी है और मैं एक एक करके इसको गिनाने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर एक बात जरूर आप सामने रखना चाहता हूं। सिलकारा टनल हादसा, इसके बारे में जरूर मैं कहना चाहता हूं क्योंकि वो मिशन हमारी डबल इंजन सरकार की संवेदनशीलता, संकल्प और साहस का सबसे बड़ा उदाहरण था, जिसमें देश और दुनिया के सभी प्रकार के वैज्ञानिक जुड़ रहे थे। सभी प्रकार की जो तकनीकी थी उसका उपयोग हुआ था और ऐसी कोई मशीन नहीं थी जिस मशीन की वहां पर आवश्यकता पड़ी हो और वो मशीन हमारे सिलकारा टनल के रेस्क्यू में न पहुंची हो। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं में कई बार रोज उसकी समीक्षा करते थे, क्योंकि जहां संकट था वहां सरकार खड़ी थी और 17 दिन की जद्दोजहद के बाद जीवन और मृत्यु के बीच में लगातार संघर्ष करते हुए हम सभी मिलकर, सभी देशवासियों की प्रार्थना भी काम आई। बाबा बागनाथ का भी आशीर्वाद हुआ। वहां हमने पूजा करी, बाबा बागनाथ से आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा, हमारे माली जी ने वहां पर माली जी ने कहा 3 दिन में ये निकल जाएंगे, तीसरा दिन नहीं बीतेगा। और बाबा के आशीर्वाद से 3 दिन में हम 41 जिंदगियों को बचाने में सफल रहे। भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार प्रदेश विकास कार्यों को बढ़ावा देने के साथ साथ जो यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य हैं, यहाँ की जो डेमोग्राफी है, उस डेमोग्राफी को भी सुरक्षित रखने के लिए कार्य कर रही है। हमारे लिए विकास भी जरूरी है, हम विकास को छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन विकास के साथ साथ विरासत भी। हम विपक्ष की तरह नहीं है कि जो सत्ता मिलने के बाद अपनी विरासत और अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। आपने देखा होगा
कांग्रेस के राज के समय में राज्य के अंदर लैंड जिहाद बढ़ता रहा, लब जिहाद फैलता रहा और थूक जिहाद खुलेआम चलता रहा और उस समय की सरकारें मौन बैठी रही। उन्होंने कोई रुचता नहीं दिखाई, कोई देवभूमि के देवत्व को बचाने का प्रयास नहीं किया। भाइयों बहनों, हमने मौन नहीं, हमने कहा कि प्रदेश के अंदर कानून का राज कायम किया है, कानून के राज को स्थापित करने का काम किया है। हमने उत्तराखंड में पहली बार इन सभी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ सीधा, सख्त और निर्णायक प्रहार किया है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड कोई दंगा करेगा तो बचेगा नहीं, जबरन धर्मांतरण करेगा तो वो छूटेगा नहीं, किसी कीमत पर भी उसके खिलाफ कार्रवाई होने से रुक नहीं सकता है। हमने सनातन धर्म को बदनाम करने वालों को चेतावनी नहीं दी, बल्कि उनके खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाकर उनके नकाब को उतारने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने लैंड जिहाद पर ऐसा हथौड़ा चला है कि नतीजा इतिहास बन गया और 10,000 एकड़ जमीन, 10,000 एकड़ से भी ज्यादा सरकारी जमीन इन लैंड जिहादियों से हमने ब्याज मुक्त करवाया है, जिसके बारे में अभी कह रहे थे, कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर, चादर चढ़ाकर हमारी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था। और जब कांग्रेस के समय में इन जमीनों पर कब्जा कराया जाता था, वही हमारी सरकार के समय में इन जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड बार सभागार में उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के द्वारा अहम बैठक आहूत की गई। बैठक में 4 फरवरी 2024 को होने वाले उत्तराखंड बार काउंसिल ऑफ चुनाव के मतदान को 8 फरवरी के बाद किए जाने को लेकर चर्चा हुई। पत्रकार वार्ता के दौरान बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र पाल ने कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय 11 जनवरी 2024 से 8 फरवरी 2024 तक बंद है, इसलिए उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के सदस्यों के लिए 4 फरवरी 2024 को अपना बहुमूल्य वोट डालना संभव नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित सभी जिला बार एसोसिएशन भी शीतकालीन अवकाश के कारण 31 जनवरी 2026 तक बंद है। तो यह है कि 4 तारीख को हाई कोर्ट बंद है और यहाँ के जितने जजेज हैं, कोर्ट है, जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हिल एरिया की, सब बंद है और इन्होंने इलेक्शन की डेट 4 तारीख। हमारा कहना है कि 9 तारीख के बाद हाई कोर्ट और संस्थाएं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स खुलेंगी, तभी इलेक्शन कराया जाए। 9 फरवरी के बाद इलेक्शन कराया जाए, 10, 11, 12 ऑनवर्ड्स, जब भी जो सूटेबल हो कराया जाए। जब हाई कोर्ट और कोर्ट खुल जाए तब इलेक्शन कराए। ये एक मुख्य मांग। दूसरी मांग यह है कि रिजर्वेशन 5 महिलाओं का है, महिला काउंसिल्स का है, तो उनको तो सोचने का टाइम ही नहीं। अब आप घोषणा होगी प्रॉपरली, ठीक ढंग से, तो तब वो अपना माइंड मेकअप करेंगे इलेक्शन लड़ने का। तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इस इलेक्शन। तीसरी सबसे बड़ी बात है, अभी से बहुत से अधिवक्ताओं को ठीक से लिस्ट नहीं बनी, जिस कारण 2 साल से बार काउंसिल एक्सटेंड होती रही है, इलेक्शन रुके रहे हैं और आज भी वो कंडीशन है कि जो कुछ छूट गए हैं तो उनको भी इस बीच में एक स्टैट्यूटरी वार्निंग दे करके उनके भी नाम जोड़े जाएं, जिससे कि कोई छूटे नहीं। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और यहाँ पे पर्वतीय राज्य में 4 फरवरी जो उत्तराखंड बार काउंसिल के इलेक्शन होने हैं, ये व्यवहारिक तौर पर बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि हमारी समस्त बारें, अधिकतर बारें जो पहाड़ी क्षेत्रों को बिलोंग करती है, वो बंद रहती हैं 31 जनवरी तक। सिविल वर्क नहीं होता। उसके बाद भी हमारी माननीय उच्च न्यायालय 7 फरवरी तक बंद है, 8 से खुल रही है, जिसमें कि जितने भी हमारे अधिवक्ता है और पर्वतीय क्षेत्र के जितने भी अधिवक्ता है, तो उनका प्रतिनिधित्व ना के बराबर होगा अगर ये इलेक्शन 4 तारीख को होते हैं। तो अगर ये 4 फरवरी के बाद होता है तो उसमें प्रतिनिधित्व की संभावना पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की ज्यादा। और ये उत्तराखंड राज्य क्योंकि पर्वतीय लोगों की समस्याओं को देखते हुए बनाया, तो मैं
कि अपनी बार की तरफ से पुरजोर मांग करता हूँ हाई पावर कमेटी से, जो हमने उनको लेटर भी भेजा है, कि पर्वतीय क्षेत्रों को देखते हुए यहाँ पे 4 तारीख को इलेक्शन ना करा के 8 तारीख के बाद कभी भी कराया जाए, जिससे कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले अधिवक्ताओं का संपूर्ण प्रतिनिधित्व हो सके। क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एक पिटीशन में ये कहा है कि आप पहले हाई पावर कमेटी को अपना प्रत्यावेदन दें, वो उसको डिसाइड करें। तो मेरा उनसे मांग अनुरोध भी है, मांग और अनुरोध दोनों है कि कृपया हमारे प्रत्यावेदन पर आप उचित विचार। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खटीमा में बीती रात ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना आसपास के स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के द्वारा पंचनामा की कार्रवाई करते हुए शव को शव विच्छेदन गृह में रखा गया। नागरिक अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर निशांत ने बताया कि रात्रि में एक युवक को ट्रेन दुर्घटना में घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जिसकी जांच के बाद मृत्यु की पुष्टि हुई। मृतक की पहचान 21 वर्षीय अजय पोखरिया निवासी खटीमा के रूप में की गई। आवश्यक कानूनी कार्रवाई और पंचनामा पूर्ण होने के बाद शव को परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया की जा रही है। ये आज नहीं, ये कल में लगभग मेरी ड्यूटी थी, मैं से लगभग करीब ये आए हैं 10:40 के आसपास 108 के द्वारा लाए गए थे। ठीक है, और इनका नाम है अजय पोखरिया, उम्र लगभग 21 साल, फीमेल है। पिताजी का नाम है लच्छू सिंह। और ये जो 108 और जो इनके कुछ साथ में आए तो उनके द्वारा बताया गया ये ट्रेन से कटे हुए थे, मतलब मिले वहीं ट्रेन के पास में, वहाँ पे रेलवे पटरी। ये शहीदी दिवस और सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से सिख समाज और सनातन धर्म के लोगों में भारी रोष देखने को मिला है। इस मामले को लेकर बुधवार को दोनों ही समुदायों के लोगों ने एकजुट होकर डोईवाला कोतवाली में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि इस प्रकार की टिप्पणियां धार्मिक भावनाओं को आहत करने के साथ साथ समाज में वैमनस्य फैलाने का काम करती हैं। पत्रकार महोदय, रात किसी शरारती तत्वों द्वारा सिख गुरुओं के खिलाफ बड़ी भद्दी टिप्पणी की गई है, साहिबजादों के खिलाफ भद्दी टिप्पणी की गई है। मैं बता देना चाहूं कि अगर सिख धर्म ना होता तो शायद आज इस शख्स की भी सुन्नत हुई होती, यह भी इस्लाम धर्म में होता। ना कहूं अब की, ना कहूं तब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। जिन सिख गुरुओं ने अपने पूरे परिवार को वार करके सनातन धर्म की रक्षा की, जो आज हम ये खुली फिजा में जो आजादी की सांस ले रहे हैं, पूरे सनातन धर्म को आजादी दिलाई, उस धर्मों के उन गुरुओं के खिलाफ आप इस तरह की टिप्पणी करोगे, ये पूरे सिख जगत के अंदर रोष है। और पुलिस प्रशासन को हमने तहरीर दी है। पुलिस प्रशासन ने शाम 4 बजे तक का समय लिया है उसको गिरफ्तार करने का। अगर गिरफ्तार नहीं हुआ तो अगली कार्रवाई की जाएगी। सिख समाज का ही नहीं है, ये हमारे गुरुओं का अपमान किया गया है और जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और जब से ये सोशल मीडिया आया है तब से किसी को भी बहुत आसान लगता है किसी भी भावना आहत करना, कुछ भी उसमें लिख देना। तो इसके खिलाफ भारी रोष है और ऐसे युवाओं को समझना चाहिए कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और हम सोच सकते हैं कि किस तरीके से एक गलत सोच इस पूरे देश में फैली जा रही है कि जो समाज को तोड़ने का जो काम कर रही है, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शना चाहिए। हमारी आज डोईवाला कोतवाली में यहाँ अधिकारियों से मुलाकात हुई और सबने एक ही आवाज में अपनी बात रखी कि जिस शख्स ने भी ये काम किया है उसको गिरफ्तार करें, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जबकि आपको ज्ञात है कि ये गत दिनों एक प्रदीप रावत नामक व्यक्ति द्वारा जो हमारे तेग बहादुर साहब जी की बारे में बद्दी शब्दावली और जो हमारे छोटे साहबजादे जिनके अब शहीदी पूरे विश्व भर में मनाई जा रही है, उनके बारे में बद्दी शब्दावली का जो इस्तेमाल किया गया था,
इसके खिलाफ संगत द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया और प्रशासन से मांग की गई कि ऐसे सामाजिक तत्व पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। बातें लिखी हैं जिसको देखकर सिख समाज बहुत नाराज है और उसमें आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर पुलिस को उसके खिलाफ तहरीर लिख के दी है और आज शाम 4 बजे तक का टाइम दिया है इनको उसको गिरफ्तार करने का। लक्सर में ऊर्जा निगम की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल के साथ लक्सर क्षेत्र के 5 गांवों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान 82 लोगों के घरों में चोरी की बिजली जलती हुई मिली। टीम ने सभी के खिलाफ लक्सर कोतवाली में तहरीर दी है। टीम ने करीब 22 लाख रुपए के 17 बकायेदारों के कनेक्शन भी काटे हैं। ऊर्जा निगम लक्सर डिवीजन की टीम देहात में बिजली की चोरी रोकने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। कई बार गांव में लोग कर्मचारियों का विरोध करने लगते हैं। इसे देखते हुए निगम की संयुक्त टीम ने मंगलवार को लक्सर कोतवाली पुलिस और पीएससी के साथ देहात क्षेत्र के मखियाली खुर्द, बीजोपुरा, जैनपुर खुर्द, खेड़ी खुर्द तथा बसेड़ी गाँव में छापे मारे। जिन गांवों में बहुत अधिक चोरी है उन गांवों में कल हमने स्पेशली जो है चेकिंग करवाई। उसमें जो है 75 से 82 के लगभग में कनेक्शन कटे हैं। जो चोरी पकड़ी गई है लगभग 82 कनेक्शन जिन पे चोरी पकड़ी गई है और 17 कनेक्शन ऐसे हैं जो 1.5 लाख और 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के लगभग के बिल हैं जिनके मीटर उतारे गए हैं, जिनका अमाउंट लगभग 22 लाख के लगभग और 5 गांवों में चोरी पकड़ी गई है। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में मुख्यमंत्री धामी ने सहकारिता विभाग के द्वारा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित सहकारिता मेले का उद्घाटन किया। मेले को इस साल सहकारिता से शहरी ग्रामीण एकता रखी गई है, जिसमें स्वयं सहायता समूह के तैयार उत्पादों को बेचने के साथ उन उत्पादों और विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम में वार्षिक ऋण का लेखा जोखा रखने वाली नाबार्ड की पुस्तक का भी विमोचन किया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि मेला उत्तराखंड के आत्मसम्मान की जीवंत तस्वीर है। ये वर्ष 2025 संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है और इस सहकारिता वर्ष के अंदर हमारे राज्य के अंदर सभी जनपदों में सहकारिता के मेले हो रहे हैं और अभी 11 जनपदों में मेले हो गए हैं और इनमें बड़ी संख्या में जो हमारे किसान हैं, सहकार से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को एक बड़ा अवसर भी मिल रहा है, बड़ा मंच मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग आज सहकारिता से जुड़ रहे हैं और हमारे राज्य के सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए की धनराशि जमा है, जो इस बात का प्रमाण है कि लोगों का भरोसा सरकार के ऊपर भी और सहकारिता पर भी। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।